आज की इस विशेष गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विश्लेषण उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाला है जो कृषि परीक्षाओं जैसे एएफओ, आईबीपीएस एएफओ और स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा की मेज पर जो मुख्य स्रोत सामग्री है वो है एग्री प्रेप हॉर्टिकल्चर नोट्स। हाँ, और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम फूल गोभी के विकारों, प्याज और लहसुन के उत्पादन, मूली और गाजर जैसी जड़ वाली फसलों के साथ साथ कुकुरबिट्स, मटर, लोबिया, ग्वार और पालक के उत्पादन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब है कि हम केवल तथ्यों की सूची नहीं दोहराएंगे बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, ताकि परीक्षा कक्ष में कुछ भी भूलने की गुंजाइश ही ना रहे। सही कहा। लेकिन आज के इस मुख्य विषय की गहराई में उतरने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अनुस्मारक देना चाहूंगा। हाँ, वो ये है कि अगर उम्मीदवारों ने पिछले विषय की प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है तो उन्हें agriprep.in पर विजिट करके MCQs हल करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ना एक बात है, लेकिन जब तक उन सवालों का सामना नहीं किया जाता तब तक समझ का सही परीक्षण नहीं होता। एकदम सही। तो चलिए आज के पहले कोर कॉन्सेप्ट की नींव रखते हैं। शुरुआत करते हैं फूल गोभी के विकार यानी डिसऑर्डर्स ऑफ कॉलीफ्लावर से। कृषि परीक्षाओं में यह हिस्सा हमेशा से परीक्षकों का पसंदीदा रहा है। हाँ, और आमतौर पर किताबों में सिर्फ विकारों और उनके कारणों की एक लंबी सी सूची दे दी जाती है जिसे रटना काफी मुश्किल होता है। तो इसे थोड़ा लॉजिकल बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइंडनेस की। मतलब ये नाम ही बड़ा अजीब लगता है। पौधे अंधे कैसे हो सकते हैं? अगर हम इसे पौधे की शारीरिक रचना के नजरिए से देखें तो ये नाम काफी उपयुक्त है। अच्छा, वो कैसे? ब्लाइंडनेस में होता यह है कि पौधे के टर्मिनल बड्स यानी वो मुख्य कलियां जहां से विकास होना है वही नष्ट हो जाती हैं। तो जब कली ही नहीं है तो कोई कर्ड या फूल कैसे बनेगा? बिल्कुल, पौधा बस पत्तियों का एक ढांचा बनकर रह जाता है और परीक्षा के लिए यह याद रखना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये अक्सर शुरुआती चरण में कीड़ों के हमले के कारण होता है या फिर बहुत कम तापमान और पाले के कारण जो नाजुक कलियों को जला देता है। ये तो काफी विजुअल हो गया। बिना कली का पौधा मतलब ब्लाइंड पौधा। अब एक और विकार है बटनिंग। हाँ, बटनिंग। सुनकर ऐसा लगता है कि फूल गोभी के कर्ड्स शर्ट के बटन जितने छोटे रह गए हैं। और ये बिल्कुल सही कल्पना है। बटनिंग में पौधों में बहुत ही छोटे कर्ड्स बन जाते हैं। इसका सीधा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी। इसे रटने के बजाय ऐसे समझना चाहिए कि नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी तत्व है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे का ढांचा ही नहीं बनेगा। सही कहा, पत्तियां छोटी रहेंगी और वो छोटे पौधे जब कर्ड बनाएंगे तो वो कर्ड भी बटन जितने छोटे ही होंगे। यह एक बेहतरीन लॉजिक है। रटने के बजाय अगर ये समझ लिया जाए कि नाइट्रोजन करता क्या है तो चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक उलट एक समस्या है हॉलो स्टेम यानी तने का खोखला होना। मैंने स्रोत में देखा कि ये RAS प्री 2012 में आ चुका है। जी हाँ, हॉलो स्टेम परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बटनिंग के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। मतलब इसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है? हाँ, जब किसान जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं तो पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। बाहरी हिस्सा तो तेजी से बढ़ जाता है लेकिन अंदर का ऊतक उतनी तेजी से नहीं बन पाता। अच्छा, जिससे तना और कर्ड अंदर से खोखले रह जाते हैं। एकदम सही। इसके दो ही मुख्य कारण हैं, या तो नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग या फिर मिट्टी में बोरॉन की कमी। बोरोन की कमी? इसका क्या रोल है? बोरॉन सेल वॉल बनाने में मदद करता है। उसकी कमी से अंदर की कोशिकाएं टूट जाती हैं और तना खोखला हो जाता है। क्या बात है। अगला विकार है व्हिपटेल। ये मेरा पसंदीदा नाम है। ऐसा लगता है जैसे पौधे ने चाबुक या पूंछ का रूप ले लिया हो। और मजे की बात यह है कि वो असल में वैसा ही दिखता है। सच में? हाँ, व्हिपटेल में पत्ते का ब्लेड यानी चौड़ा हिस्सा विकसित ही नहीं हो पाता। सिर्फ बीच की नस यानी मिडरिब बढ़ती है जो एक चाबुक जैसी दिखती है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? ये मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना काफी नहीं है। तो इसमें और क्या कैच है? कैच ये है कि ये अम्लीय मिट्टी में होता है। मोलिब्डेनम एकमात्र ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी उपलब्धता
मिट्टी का पीएच कम होने पर घट जाती है। मतलब मिट्टी के अम्लीय होने पर? बिल्कुल। यही कारण है कि यह सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जानकारी तो सोने पे सुहागा है। अम्लीय मिट्टी और मोलिब्डेनम का ये कनेक्शन बहुत सी चीजें साफ कर देता है। अब क्लोरोसिस के बारे में क्या कहेंगे? क्लोरोसिस में पौधों की निचली पत्तियों की नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ने लगता है। इसे इंटरवेनल येलो मॉटलिंग कहते हैं। और इसका कारण? मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य केंद्र है। जब इसकी कमी होती है तो पौधा पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम खींचकर नई पत्तियों में भेज देता है। इसीलिए निचली और पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बहुत ही तार्किक है। और ये राइचिनस क्या है? क्या गोभी पर चावल उगाते हैं? लगभग वैसा ही कुछ समझ लीजिए। राइचिनस में कर्ड की सतह ढीली हो जाती है और उस पर मखमली परत बन जाती है जो छोटे सफेद दानों जैसी दिखती है। तो ये मखमली परत बनती क्यों है? असल में जब कर्ड बन रहा होता है और अचानक तापमान में भारी उतार चढ़ाव आ जाए या नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाए तो पौधा भ्रमित होकर समय से पहले छोटी छोटी सफेद कलियां बनाने लगता है। तो तापमान का उतार चढ़ाव इसका मुख्य कारण है। अंत में फूल गोभी का ब्राउनिंग विकार आता है। ब्राउनिंग में बोरॉन की कमी के कारण तने और कर्ड पर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरॉन कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में मदद करता है ना? बिल्कुल सही। और उसकी कमी से ऊतक सड़ने लगते हैं और भूरे हो जाते हैं। तो फूल गोभी की इन जटिलताओं को समझने के बाद अगर हम एक ऐसी फसल की बात करें जो हर रसोई का हिस्सा है लेकिन उसके रसायन विज्ञान से परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो वो है प्याज और लहसुन। एलियम सेपा और गार्लिक। बिल्कुल। स्रोत सामग्री के अनुसार प्याज विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें परागण मुख्य रूप से मधुमक्खियों द्वारा होता है। और हम सबने अपनी दादी नानी से सुना है कि लू लगने पर प्याज कितना फायदेमंद होता है। वो घरेलू नुस्खे बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, लेकिन परीक्षा के नजरिए से उम्मीदवारों को इसके रसायनों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि प्याज काटते समय जो आंखों में आंसू आते हैं वो क्यों आते हैं? प्याज का जो तीखापन है वो इलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। सल्फर यानी गंधक यौगिक ही वो तीखी गंध पैदा करते हैं। अच्छा, और प्याज के बाहरी छिलके का जो रंग होता है? प्याज के बाहरी छिलके का पीला या लाल रंग क्वर्सेटिन नामक तत्व के कारण होता है। इसे याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि क्वर्सेटिन क्यू से शुरू होता है। जैसे क्वीन और रानियां रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं तो ये रंग के लिए जिम्मेदार है। ये काफी दिलचस्प ट्रिक है। और लहसुन के रसायनों के बारे में क्या जानकारी है? लहसुन में जो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं वो एलिसिन के कारण होते हैं। एक रोचक बात बताऊं? हाँ बिल्कुल। साबुत लहसुन में एलिसिन नहीं होता। जब आप उसे कुचलते या काटते हैं तब एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। ओहो, यानी कुचलने के बाद रसायन बनता है। जी, कुचलने पर एलिन नामक जो पानी में घुलनशील अमीनो एसिड होता है वो एलिसिन में बदल जाता है। बहुत ही शानदार। अब प्याज और लहसुन की बीमारियों और कीट नियंत्रण की बात करते हैं। पर्पल ब्लॉच बीमारी का जिक्र स्रोत में है। हाँ, पर्पल ब्लॉच अल्टरनेरिया पोरी नामक फंगस से होती है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो किसानों और व्यापारियों को आती है वो है भंडारण के दौरान प्याज का उगाना या अंकुरण होना। ये बहुत ही आम समस्या है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इसे कैसे रोकें। तो इसका रासायनिक उपाय क्या है? इसके लिए प्याज को स्टोर करने के 15 से 20 दिन बाद MH यानी मैलिक हाइड्राजाइड का 2500 ppm की दर से छिड़काव किया जाता है। 2500 ppm ये काम कैसे करता है? ये रसायन कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को रोक देता है जिससे अंकुरण नहीं होता। कीटों की बात करें तो प्याज का सबसे खतरनाक दुश्मन थ्रिप्स है। बिल्कुल, और इसे नियंत्रित करने के लिए पानी में एसीफेट का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से उपयोग होता है। इसके अलावा प्याज में बोल्टिंग की समस्या भी होती है, यानी समय से पहले बीज वाले डंठल का निकल आना, जो कि मुख्य रूप से कम तापमान के कारण होता है। और एक दिलचस्प फैक्ट मुझे स्रोत में मिला, महाराष्ट्र का लासलगांव भारत का सबसे बड़ा प्याज बाजार है। सही बात है। और एक और जरूरी रसायन है, प्याज में फफूंद रोधी यानी एंटी फंगल गुण कैटाचोल के कारण होते हैं। कैटाचोल। अब बीज दर और किस्मों की लंबी सूचियों पर आते हैं। अक्सर उम्मीदवार इन किस्मों के नामों में उलझ जाते हैं। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकलने वाली किस्मों के नाम अक्सर पूसा से शुरू होते हैं। और जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की किस्में हैं उनके नाम अर्का से शुरू होते हैं। एकदम सही।
प्याज की नर्सरी के लिए 500 वर्ग मीटर एरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। रबी और खरीफ की किस्में भी अलग-अलग होती हैं, है ना? जी, रबी की प्रमुख किस्में हैं पूसा रेड, नेसिक रेड, N53 और अर्का बिंदु। वहीं खरीफ के लिए अर्का कल्याण और एग्रीफाउंड डार्क रेड उपयुक्त हैं। और अर्का प्रगति एक ऐसी किस्म है जिसे रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। बिल्कुल। ये सीधे सवाल परीक्षाओं में आते हैं। इनकी बेहतर तैयारी के लिए agriprep.in पर टॉपिक वाइज सवालों की प्रैक्टिस करना एक बेहतरीन कदम है। चलिए अब जड़ वाली फसलों की ओर रुख करते हैं, यानी रूट क्रॉप्स। हाँ, सबसे पहले मूली, राफिनस सटाइवस। मूली के मुख्य कीट मस्टर्ड सॉफ्लाई और पेंटेड बग हैं। यहाँ एक बहुत ही तकनीकी शब्द आता है, स्टैकलिंग। अक्सर छात्र इसे रट लेते हैं बिना समझे। हाँ, तो इसे सरल भाषा में समझते हैं। मूली के बीज उत्पादन के लिए बेहतरीन जड़ों को चुना जाता है। उनकी पत्तियों को थोड़ा काटकर उन्हें दोबारा खेत में गाड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनमें फूल आए और शुद्ध बीज मिलें। इस पूरी प्रक्रिया को ही स्टैकलिंग कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट है। इसके अलावा मूली में बोरॉन की कमी से ब्राउन हार्ट की समस्या होती है, जहां जड़ अंदर से भूरी पड़ जाती है। और किस्मों की बात करें तो रोग प्रतिरोधी किस्म है अर्का निशांत। गर्मियों के लिए पूसा चेतकी सबसे अच्छी है और पूसा हिमानी तो साल भर उगाई जा सकती है। बिल्कुल। अब गाजर यानी डॉकिस कैरोटा की बात करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही सांस्कृतिक तथ्य है कि काले गाजर से कांजी पेय बनता है। हाँ, कांजी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। काले गाजर में एंथुसियानिन होता है जो उसे वो गहरा रंग देता है। लेकिन परीक्षा में गाजर से एक और चीज बहुत पूछी जाती है, फॉकिंग। गाजर का ऐसे दो पैरों में बढ़ जाना क्यों होता है? फॉकिंग तब होती है जब गाजर की जड़ नीचे की ओर बढ़ रही होती है और उसे कोई रुकावट मिलती है। रुकावट जैसे कि पत्थर या फिर सख्त मिट्टी की परत या फिर कच्ची खाद यानी अनडिकम्पोज्ड FYM का इस्तेमाल, और कई बार निमैटोड्स का हमला भी इसका कारण होता है। तो जब जड़ को सीधा रास्ता नहीं मिलता है तो वो तनाव में आकर दो हिस्सों में बंट जाती है। बिल्कुल कार्किक है। गाजर की किस्मों में पूसा मेघालय किस्म में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है और चैंटनी किस्म कैनिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। साथ ही ऊटी 1 भी एक प्रमुख किस्म है। जी। अब बात करते हैं कुकुरबिट्स की, यानी लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज का परिवार। इनमें बीमारियों के नाम थोड़े डरावने हैं। हाँ, वैज्ञानिक नाम थोड़े कठिन लग सकते हैं लेकिन इन्हें बार बार सुनने से याद हो जाते हैं। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू। ये फंगस एरेसाइफी सिकोरेसियरम से होता है। ये पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा दिखता है। और डाउनी मिल्ड्यू। यह फंगस स्यूडोपेराइनोस्पोरा क्यूबेंसिस से होता है। हाँ, मुझे याद है, ये RAS 09 में पूछा गया था। सही कहा। और एक बीमारी है येलो वाइन जो सेरेशिया मार्सिनसंस बैक्टीरिया के कारण होती है। अगर कीट प्रबंधन को देखें तो रेड पंपकिन बीटल मार्च अप्रैल के महीने में बहुत विनाशकारी होता है। इसका भी एक लॉजिक है। मार्च अप्रैल में तापमान बढ़ना शुरू होता है जो इन बीटल्स के प्रजनन के लिए एकदम सही है। इसे कार्बोफ्यूरान या मैलाथियान से नियंत्रित किया जाता है। और फ्रूट फ्लाई के लिए? फ्रूट फ्लाई के लिए मैलाथियान और गुड़ के बैट स्प्रे का इस्तेमाल होता है। गुड़ कीटों को आकर्षित करता है और मैलाथियान उन्हें मार देता है। और रेड स्पाइडर माइट को डाइकोफॉल से नियंत्रित करते हैं। कुकुरबिट्स में सबसे पहले खीरा की बात करते हैं। कुकुम्बर, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि खीरा स्वाभाविक रूप से एक मोनोशियस पौधा है। इसका क्या मतलब है? मोनोशियस का मतलब है कि एक ही पौधे पर नर और मादा फूल अलग अलग जगहों पर होते हैं। अच्छा, और खीरे में एक बीमारी होती है पिलो डिजीज, जो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। जी, और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है पूसा संयोग, जो एक गाइनोशियस किस्म है। इस गाइनोशियस शब्द को थोड़ा डिकोड करते हैं उम्मीदवारों के लिए। गाइनोशियस मतलब उस पौधे पर केवल मादा फूल ही आएंगे। अब क्योंकि हर मादा फूल फल में बदल सकता है, इसलिए इन किस्मों की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ही शानदार तकनीक है। अब तरबूज पर आते हैं। इसमें 92 से 95% पानी होता है। वाटरमेलन। जी, लेकिन मुझे इसकी परिपक्वता पहचानने वाली एग्जाम ट्रिक बहुत पसंद आई। बाजार में लोग तरबूज को थपथपाकर देखते हैं। वो कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि शुद्ध भौतिकी है। भौतिकी कैसे? जब तरबूज कच्चा होता है तो अंदर से बहुत ठोस होता है। ठोस चीजों में ध्वनि तेजी से यात्रा करती है, इसीलिए कच्चा तरबूज थपथपाने पर मेटालिक आवाज देता है। तो ये कच्चा होने का संकेत है। बिल्कुल, लेकिन जब तरबूज पक जाता है तो उसके अंदर का गूदा थोड़ा स्पंजी हो जाता है जो ध्वनि को सोख लेता है।
तो पके हुए तरबूज से कैसी आवाज आएगी? उससे एक भारी डल आवाज आती है। इसके अलावा जिस टहनी से फल जुड़ा होता है उसके पास की बेल या टेंड्रिल का सूखना भी ये बताता है कि फल पक चुका है। ये जानकारी तो परीक्षा के साथ साथ बाजार में फल खरीदते समय भी काम आएगी। बिल्कुल। तरबूज में एक और समस्या है बड नेक्रोसिस, जो एफिड्स द्वारा फैलाए गए वायरस के कारण होती है। और किस्मों में शुगर बेबी, अर्का माणिक और पूसा बेदाना बहुत खास हैं। पूसा बेदाना खास क्यों है? क्योंकि यह बीज रहित या ट्रिप्लॉइड किस्म है। बीज रहित तरबूज। अब खरबूजे यानी मस्क मेलन की बात करें तो इसमें फल पकने के समय अगर तापमान उच्च हो तो मिठास बढ़ जाती है। और खरबूजे की कटाई फुल स्लिप स्टेज पर की जाती है। फुल स्लिप स्टेज, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जब फल पक जाता है तो वह बेल से बिना कोई निशान छोड़े आसानी से अलग हो जाता है। क्या सभी किस्मों में ऐसा होता है? हरा मधु किस्म इसका अपवाद है। बाकी किस्मों जैसे दुर्गापुरा मधु और अर्का राजहंस में यही देखा जाता है। अब लौकी और अन्य सब्जियों की बात करें तो कद्दू की प्रमुख किस्म पूसा विश्वास है। स्पंज गॉड या तुरई की किस्म पूसा चिकनी है। लौकी की बीज दर 3 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और लौकी की सबसे महत्वपूर्ण किस्म पूसा मेघदूत है, जो पब्लिक सेक्टर का पहला F1 हाइब्रिड है। कुकुरबिट्स का ये खंड बहुत बड़ा है। यहाँ उम्मीदवारों को ये सलाह जरूर काम आएगी कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, उन्हें agriprep.in पर जाकर AI इवैल्यूएशन का उपयोग करके अपनी सटीकता जरूर जांचनी चाहिए। सही कहा। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने अंतिम महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, मटर, लोबिया, ग्वार और पालक। मटर यानी पाइसम सटाइवम उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मटर को 2 प्रकारों में बांटा जाता है, गार्डन पी, जिसका उपयोग कैनिंग और हरी सब्जी के तौर पर होता है, और फील्ड पी, जिसका इस्तेमाल दाल, चारा और हरी खाद के लिए होता है। सूखे बीजों में लगभग 25% प्रोटीन होता है। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि इसकी परिपक्वता कैसे मापी जाती है? टेंड्रोमीटर से। एकदम सही। टेंड्रोमीटर ये मापता है कि मटर के दाने को कुचलने में कितना जोर लग रहा है। दाना जितना परिपक्व और कड़क होगा, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। और किस्मों में बोनविले डिहाइड्रेशन के लिए और सिल्विया बहुत खास है। हाँ, क्योंकि सिल्विया की पूरी फली खाने योग्य होती है। इसमें कोई सख्त रेशेदार परत नहीं होती। और अपर्णा मटर की पहली बौनी किस्म है। लोबिया यानी काउपी, जिसका मूल स्थान अफ्रीका है, चारा के लिए इसकी बीज दर 34 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लोबिया का सबसे खतरनाक कीट पॉड फ्लाई है। इसकी प्रमुख किस्में पूसा बरसाती और पूसा फाल्गुनी हैं। फिर आता है ग्वार या क्लस्टर बीन। ग्वार उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। मुझे स्रोत में ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में भी होता है। जी हाँ, ग्वार से ग्वार गम निकलता है, जो बहुत ही बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट है। बाइंडिंग एजेंट। इसका उपयोग पशु चारे के अलावा खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने और यहाँ तक कि विस्फोटकों को बांधने में भी होता है। इसकी प्रमुख किस्में पूसा सदाबहार और दुर्गापुरा सफेद हैं। और अंत में पालक। पालक की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी किस्मों में जुबनर ग्रीन एक म्यूटेंट किस्म है और पूसा भारती एक पॉलीप्लॉइड किस्म है। पॉलीप्लॉइड का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम के कई सेट होते हैं, जिससे इसकी पत्तियां बहुत बड़ी और मोटी होती हैं, जो पालक के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, अब समय है रैपिड रिवीजन का। हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को बुलेट पॉइंट्स की तरह तेजी से दोहराएंगे। मैं लक्षण बोलूंगी और आप मुख्य बिंदु। तैयार हूँ? फूल गोभी में विपटेल। अम्लीय मिट्टी में मोलिब्डेनम की कमी। प्याज का पीला रंग। क्वेरसिटिन रसायन के कारण। तरबूज में पकने का ध्वनिक संकेत। थपथपाने पर भारी डल आवाज। गाजर में फॉकिंग के कारण। सख्त मिट्टी और अनडिकम्पोज्ड FIM। मटर की परिपक्वता मापने का यंत्र। टेंड्रोमीटर। बेहतरीन। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वालों के दिमाग की कसरत के लिए 3 सीधे MCQ जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, खीरे में पिलो डिजीज किसकी कमी से होता है? इसका सही जवाब है कैल्शियम की कमी। दूसरा सवाल, तरबूज में बड नेक्रोसिस का वाहक कौन है? यह वायरस एफिड्स द्वारा फैलता है। तीसरा और आखिरी सवाल, मटर की कौन सी किस्म अपनी पूरी फली सहित खाई जा सकती है? उस लाजवाब किस्म का नाम है सिल्विया। अब परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए अगला कदम बहुत सरल है।
agriprep.in पर विजिट करना, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करना, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना और अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना। बिल्कुल। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसका सही परीक्षण हो। क्या कमाल की चर्चा रही। जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक। जाते जाते सभी सोचने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। आज हमने बीज रहित तरबूज यानी पूसा बेदाना की ट्रिप्लॉइड तकनीक के बारे में जाना। इस विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला विषय और भी दिलचस्प होने वाला है, जहां हम फ्लोरीकल्चर और फल संरक्षण की दुनिया में उतरेंगे। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।